हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और आप लोग अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग रिवाइज कर रहे होंगे टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। ये तीन चीजें हम लोग आज रिवाइज करेंगे। ई इनवॉइसिंग के लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ई वे बिल मैं आप लोग को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। सो एंजॉय करिएगा इस सेशन को। और इस वीडियो में लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स का। मुझे पता है इजीली आप लोग ये टारगेट अचीव करा देंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट का। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 31। सेक्शन नंबर 31 के अंदर हमें देखना है कि क्या टाइम लिमिट है फॉर द इशुएंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस कब तक इशू कर देना है। बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो सेक्शन 31 में आपको जो टाइम लिमिट्स दे रखी हैं इनवॉइस को इशू करने के लिए, इनका पर्पस बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने में होता है। अगर आप ड्यू डेट तक इनवॉइस नहीं भी इशू करते हो तो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगने का प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 31 के अंदर जो ड्यू डेट्स मेंशन करी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमिन करने के लिए मेंशन करी गई है। तो सेक्शन 31 में हमारे पास जो टाइम लिमिट है इन केस ऑफ गुड्स वो कैसी रहेगी। तो इसके केस में आपको देखना पड़ेगा कि सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व होती है कि नहीं। अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव किया जा रहा है, तो इस केस में एक्ट बोलता है कि आपको इनवॉइस इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। आपको इनवॉइस इशू करना है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। अगर आपके केस में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आप गुड्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव नहीं कर रहे हो, जहां पर गुड्स लोकेटेड है आप वहीं पर डिलीवरी दे रहे हो, तो इस केस में आपको इनवॉइस इशू करना होता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बिफोर और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर आपकी सप्लाई ऐसी है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली गुड्स को सप्लाई कर रहे हो, अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें आप कॉन्टिन्यूसली गुड्स को सप्लाई कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और आपका सेटलमेंट जो होता है वो उस पीरियड के एंड में होता है। लेट से आपने पूरे क्वार्टर में सप्लाई करी और आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करके क्वार्टर एंड पे इसको सेटल करेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो है तो क्या होगा, अगर आपका कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का केस है तो आपकी जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है वो होती है जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होती है वो वाला दिन, या फिर जब आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करते हैं वो वाला दिन, दोनों में जो भी अर्लियर है। तो लाइक आपको अगर जुलाई में कुछ पेमेंट मिला है, अगस्त में कुछ पेमेंट मिला है, सितंबर में कुछ पेमेंट मिला है, और आपने क्वार्टर एंड पे एक पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू कर दिया बैलेंसिंग अमाउंट के लिए, तो इस केस में जब जब आपको पेमेंट मिला जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप तब तब क्या करेंगे, इनवॉइसेस को इशू करेंगे। और जब पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करेंगे बैलेंस अमाउंट के लिए, तब भी आप क्या करेंगे, तब भी आप एक इनवॉइस इशू करेंगे। राइट। अब देखिए, ये प्रोविजंस उसी के दिमाग में जाएंगे जिसने पहले ये चैप्टर पढ़ रखा है। जब हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं तब डिटेल में अलोंग विद एग्जांपल्स आपको चीजें समझाते हैं। तो अगर आपने डिटेल में ये चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं तो हो सकता है कि बाउंसर डाल जाए, हो सकता है कि ये आपके बाउंसर चली जाए। लेकिन अगर आपको लॉजिक्स नहीं भी समझने हैं, सिर्फ आपको डेट्स अगर दिमाग में रखनी है, तो डेट्स के लिए आप सिंपल समझ लेना कि जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होती है वो वाला दिन, या फिर जिस दिन आप पीरियोडिकल स्टेटमेंट इशू करते हो वो वाला दिन, दोनों में जो भी अर्लियर है वो आपके लिए बनता है टाइम ऑफ सप्लाई। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आपने गुड्स सेंड करे हैं ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस में क्या होता है कि आप गुड्स को रिसिपिएंट के पास डिलीवर कर देते हो, लेकिन रिसिपिएंट उसे एक्सेप्ट नहीं करता, उसको सेल नहीं माना जाता। उसे सेल तब माना जाता है जब रिसिपिएंट उनकी डिलीवरी एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर जब रिसिपिएंट ये बोलता है कि हाँ मुझे आपके गुड्स मंजूर है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आपने गुड्स सेंड करे हैं अप्रूवल बेसिस पे और आपके पास एक्सेप्टेंस विद इन 6 मंथ आ गई है, जैसे आपने आज अगर गुड्स रिमूव करे और आज से 6 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बनती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस रिसिपिएंट से 6 महीने के बाद आती है, तो उस केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बनती है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बनती है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बनती है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। एग्जांपल समझिएगा, लेट से आपने गुड्स को रिमूव किया, लेट से आपने गुड्स को रिमूव किया 10 अक्टूबर 20 को, 10 अक्टूबर 20 को। लेट से आपके पास एक्सेप्टेंस आ गई, लेट से आपके पास एक्सेप्टेंस आ गई 10 दिसंबर 20 को, तो आपके पास विद इन 6 मंथ एक्सेप्टेंस आ गई, आपका ड्यू डेट बन जाएगा 10 दिसंबर 20। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस
अगर आपके पास एक्सेप्टेंस आती है लेट से 10 जून 21 को, तो आपके पास एक्सेप्टेंस आई है 6 महीने के बाद। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस 6 महीने के बाद आई है तो उस केस में आपका जो ड्यू डेट बनेगा वो बनेगा 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल। रिमूवल हुआ था 10 अक्टूबर 20 को, 10 अक्टूबर 20 में अगर आप 6 मंथ ऐड कर दो, 10 नवंबर, 10 दिसंबर, 10 जैन, 10 फेब, 10 मार्च, 10 अप्रैल, आपका 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल होता है 10 अप्रैल 20। तो आपका ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगा 10 अप्रैल 20। फोकस किस पे करना है कि एक्सेप्टेंस 6 महीने के अंदर आ रही है कि 6 महीने के बाद आ रही है। अगर एक्सेप्टेंस 6 महीने के अंदर आ रही है तो जिस दिन एक्सेप्टेंस मिलेगी वो आपके लिए ड्यू डेट बन जाएगी, और अगर एक्सेप्टेंस आपको 6 महीने के बाद मिलेगी तो उस केस में आपका जो ड्यू डेट होगा वो होगा 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल, राइट। तो ये बातें हम लोगों ने पढ़ ली है बेटा किसकी, गुड्स की। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चे सर्विसेज की। सर्विसेज के केस में जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है वो जनरली होती है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। आज अगर आपने सर्विस दी है तो आज से 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू कर देनी है। लेकिन अगर आप बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो आपके लिए ये 30 डेज की लिमिट को बढ़ाकर 45 डेज कर दिया गया है। साथ के साथ अगर आप इंश्योरेंस कंपनी भी हो तो भी आपके लिए जो टाइम लिमिट है वो 45 डेज की है। तो जनरली ये 30 डेज होती है, लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर एक इंश्योरेंस कंपनी है, एक बैंकिंग कंपनी है, एक एनबीएफसी है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो 30 डेज की जगह लिमिट चलती है मेरे बेटा 45 डेज की। अगर आप कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो उस केस में आपके लिए जो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है वो इस बेसिस पे डिसाइड होता है क्या आपने पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स किया हुआ है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में अगर पेमेंट का ड्यू डेट फिक्स है तो उस केस में ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होता है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जैसे मान लीजिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैं आपको टेक्स्ट की क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये 4 महीने तक चलेंगी और आप लोगों को फीस मेरे को 4 इंस्टॉलमेंट पे देनी है। मैंने डेट फिक्स कर रखी है कि आप लोग फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ मेरे को पेमेंट देंगे। तो पहला पेमेंट ड्यू होता है 1 अक्टूबर को, दूसरा पेमेंट ड्यू होता है 1 नवंबर को, तीसरा पेमेंट ड्यू होता है 1 दिसंबर को, चौथा पेमेंट ड्यू होता है 1 जैन को। अब जो ये ड्यू डेट्स है ये मैंने फिक्स कर रखी है, तो मैं आपको इनवॉइसेस भी 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर और 1 जैन को दूंगा, राइट। अगर मैंने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं करी, मैंने सिर्फ आपसे इतने कहा कि आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना है, अक्टूबर में पेमेंट कर सकते हो, नवंबर में कर सकते हो, दिसंबर में कर सकते हो, जनवरी में कर सकते हो। मैंने डेट्स फिक्स नहीं करी, मैंने सिर्फ मंथ फिक्स किया। आप इस मंथ के किसी भी डेट पे मेरे को पेमेंट कर सकते हो। लेट से अक्टूबर वाली इंस्टॉलमेंट आपने 15 अक्टूबर को दी, तो 15 अक्टूबर बन जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। आपने नवंबर मंथ वाली इंस्टॉलमेंट 20 नवंबर को दी, तो 20 नवंबर बन जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। दिसंबर मंथ वाली इंस्टॉलमेंट आपने 2 दिसंबर को दी, तो 2 दिसंबर बन जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। जनवरी वाली इंस्टॉलमेंट आपने 25 जनवरी को दी, तो 25 जनवरी बन जाएगा ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। तो अगर सप्लायर ने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स किया हुआ है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ही ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस होता है, और अगर सप्लायर ने ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं किया है तो जिस दिन रिसिपिएंट से पेमेंट मिलती है वो दिन बन जाता है ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। अगर सप्लायर ने पेमेंट को लिंक कर दिया है किसी माइलस्टोन के साथ, किसी इवेंट के साथ, तो जब वो इवेंट कंप्लीट होगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप लोग को टैक्स की जो फीस है वो 4 इंस्टॉलमेंट पे देनी है। 25% आप जब एडमिशन लोगे तब दोगे, 25% आप दोगे जब 30% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 25% आप दोगे जब 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड लास्ट 25% आप दोगे जब 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने माइलस्टोन्स के साथ इवेंट को लिंक कर दिया। आपने एडमिशन लिया 5 अक्टूबर को, तो आप 25% फीस दोगे। 20 नवंबर को 30% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा। 25 दिसंबर को 60% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा। 10 जनवरी को 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा। तो माइलस्टोन में क्या होता है कि जब आपका माइलस्टोन अचीव होगा तब आपको क्या करना रहेगा, तब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। अगर हमने पेमेंट को लिंक कर दिया है किसके साथ, माइलस्टोन के साथ। तो 3 केसेस बनते हैं। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है तो ड्यू डेट ऑफ
इनवॉइस ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगी। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं है तो जिस दिन पेमेंट मिलेगी वही दिन ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगा। और अगर हमने पेमेंट को लिंक किया हुआ है माइलस्टोन के साथ तो जिस दिन वो माइलस्टोन कंप्लीट होगा वो दिन आपके लिए ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बन जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अगला पॉइंट आता है कि अगर आपकी सर्विस सीज हो गई है बिफोर कंप्लीशन, सर्विस अगर सीज हो गई है बिफोर कंप्लीशन तो जिस दिन आपकी सर्विस सीज होगी वो दिन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जितनी सर्विस कंप्लीट हो चुकी होगी उतने वैल्यू का इनवॉइस आपको इशू करना पड़ेगा। जितनी सर्विस कंप्लीट हो चुकी होगी उतने वैल्यू का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। लेट्स से सर्विस हमने स्टार्ट करी थी 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को हमने सर्विस स्टार्ट करी थी, सर्विस कंप्लीट होनी थी लेट सपोज 1 फरवरी को, लेकिन मैंने बीच में 1 दिसंबर को सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया। मैंने 1 दिसंबर को सर्विस प्रोवाइड करना बंद कर दिया, सीज टू प्रोवाइड द सर्विस। तो आपके लिए जो 1 दिसंबर है ये क्या बन गया, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, अब यहां तक पहुंचते पहुंचते आपका 40% सर्विस कंप्लीट हो चुका था, आपका 40% सर्विस कंप्लीट हो चुका था और सर्विस की पूरी वैल्यू, पूरी सर्विस की वैल्यू 10,000 की थी। तो यहां पर मैं आपको इनवॉइस कितने की इशू करूंगा, मैं आपको इनवॉइस इशू करूंगा 4,000 रुपए की। 10,000 रुपए की पूरी सर्विस थी, लेकिन अगर मैंने सर्विस 1 दिसंबर को सीज कर दी तो 1 दिसंबर को मुझे इनवॉइस इशू करना पड़ेगा और 1 दिसंबर को जो इनवॉइस की वैल्यू होगी वो 10,000 नहीं होगी, क्योंकि 10,000 तो पूरी सर्विस की थी, मैंने आपको केवल 40% सर्विस ही दी है, तो आपको इनवॉइस भी कितने का दिया जाएगा, 40% का। तो आपका जनरली सर्विस के केस में 30 डेज, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है तो 45 डेज। इसके बाद अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स है तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ही ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फिक्स नहीं है, जिस दिन पेमेंट मिलेगा वो दिन आपके लिए ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस है। अगर आपने पेमेंट को लिंक कर दिया है माइलस्टोन के साथ तो जिस दिन वो माइलस्टोन अचीव होगा वो दिन आपके लिए क्या बन जाएगा, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस बन जाएगा। इसके बाद अगर सर्विस सीज टू बी प्रोवाइडेड हो जाती है तो जिस दिन सर्विस सीज टू प्रोवाइड होती है उस दिन आपको इनवॉइस इशू करनी रहती है और उतने वैल्यू की इनवॉइस इशू करनी रहती है जितने की सर्विस आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट आता है मैनर ऑफ इशूइंग द इनवॉइस, किस तरीके से इनवॉइसेस को इशू किया जाता है। अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो आपको इनवॉइस ट्रिप्लिकेट में इशू करा जाता है। ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के पास जाती है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाती है और ट्रिप्लिकेट कॉपी सप्लायर के पास जाती है। अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में आप 2 कॉपीज निकालेंगे, ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट रखेगा और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो सप्लायर रखेगा। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व है तो इस केस में ओरिजिनल कॉपी रिसिपिएंट के पास, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास और ट्रिप्लिकेट कॉपी सप्लायर के पास रहती है। अगर आप सर्विस के सप्लायर हैं तो डुप्लीकेट इनवॉइस इशू होती है, ओरिजिनल जाती है रिसिपिएंट के पास, डुप्लीकेट जाती है सप्लायर के पास। द सीरियल नंबर ऑफ द इनवॉइस issued during a month or quarter shall be furnished electronically in the form GSTR1। तो ऑब्वियस है कि जब आप GSTR1 भरेंगे तो आप सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइसेस बता देंगे। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट कब आता है सर? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस का कॉन्सेप्ट आता है जब आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले होता है। जब आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन से पहले होता है। ऐसा कब होता है? जब आप विद इन 30 डेज क्या कर देते हो, जब आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो फ्रॉम द डेट बिकमिंग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो उस केस में आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है जिस दिन आप लायबल हुए थे वो वाला दिन, राइट। तो जिस दिन आप लायबल हुए थे वो वाला दिन इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो अगर EDOR, अगर EDAOR ग्रांट से पहले है, अगर EDOR ग्रांट से पहले है तो उस केस में आपने इस पीरियड में जितनी भी इनवॉइसेस इशू करी है, इस पीरियड में जितनी भी इनवॉइसेस इशू करी है उन सभी इनवॉइसेस को रिवाइज किया जाता है, उन सभी इनवॉइसेस को रिवाइज किया जाता है। जिस दिन आप लायबल हुए थे और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ था, इस बीच में आपने जितनी भी इनवॉइसेस इशू करी है उन सब इनवॉइसेस को रिवाइज किया जाता है 1 महीने के अंदर।
उन इनवॉइसेस को रिवाइज किया जाता है 1 महीने के अंदर, और ये 1 महीना कहां से काउंट होता है? ग्रांट से। तो आपकी 21 अक्टूबर को अगर आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुई है तो 21 अक्टूबर से 1 महीने के अंदर यानी कि 21 नवंबर तक आप वो सभी इनवॉइसेस को रिवाइज करोगे जो आपने इशू करी है जब आप लायबल हुए थे, वहां से लेकर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है वहां तक। ठीक है, लॉजिक क्या है? यहां पर आपने जो इनवॉइसेस इशू करी होंगी वो इनवॉइसेस टैक्स इनवॉइसेस नहीं होंगी क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन इस पीरियड में आप टैक्सेबल पर्सन हो, इस पीरियड में आप टैक्सेबल पर्सन हो, तो इस केस में आपने यहां पर जितनी भी सप्लाईज करी होंगी उन सब के ऊपर जीएसटी लगनी है। इसलिए सरकार कह रही है कि इस पीरियड की सारी इनवॉइसेस को रिवाइज करना पड़ेगा, और रिवीजन करने का समय दिया गया 1 महीने का। जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है वहां से 1 महीने के अंदर इनवॉइसेस को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जब आप इनवॉइसेस को रिवाइज करोगे तो उनके ऊपर क्लियरली लिखोगे कि ये इनवॉइसेस कैसी हैं? रिवाइज्ड इनवॉइसेस है। ये रिवाइज्ड इनवॉइसेस वर्ड क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए इनवॉइसेस के ऊपर। इसके बाद आप अगर चाहे तो कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइसेस इशू कर सकते हैं। अगर आपने सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड पर्संस को, अगर आपने सप्लाई करी है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो उन सब अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाई की आप एक कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपने इंटर स्टेट सप्लाई करी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जिसकी वैल्यू 2,50,000 एक्सीड करती है, तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। कहो तो मैं इसका चार्ट बनाकर आपको समझा दूं। सर समझा दो, सर समझा दो। देखो बेटा, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस आपको इनवॉइस वाइज इशू करनी पड़ेगी। इनवॉइस वाइज रिवीजन होगा, इनवॉइस वाइज रिवीजन होगा अगर आपने सप्लाई करी है टू रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आपने सप्लाई करी है रजिस्टर्ड पर्सन को तो उनका रिवीजन इनवॉइस वाइज होगा। अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है, राइट, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है इंट्रा स्टेट, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करी है आपने इंट्रा स्टेट, तो इसका रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? कंसोलिडेटेड। तो लेट से आपने 10 अनरजिस्टर्ड लोगों को इंट्रा स्टेट में सप्लाई किया, 10 अनरजिस्टर्ड लोगों को इंट्रा स्टेट में सप्लाई किया, तो आप वो 10 की 10 इनवॉइसेस को कंसोलिडेट करके इश्यू कर सकते हो। अगर आपने इंटर में किया है, अगर आपने इंटर में किया है तो क्या चेक किया जाएगा? उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक किया जाएगा। अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड करता है 2.5 लाख को, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्सीड करता है 2.5 लाख को, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? इनवॉइस वाइज रिवीजन करना पड़ेगा। उस केस में आपको इनवॉइस वाइज रिवीजन करना पड़ेगा। और अगर एक्सीड नहीं करता है 2.5 लाख, तो उस केस में आप कंसोलिडेटेड रिवीजन कर सकते हो। तो रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इनवॉइस वाइज जा सकती है, रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस कंसोलिडेटेड जा सकती है। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इनवॉइस वाइज कब जाएगी? 2 केसेस, जब आपने रजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा होगा या फिर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा होगा इंटर स्टेट में जिसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा अगर आपने विद इन द स्टेट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है या फिर आउटसाइड द स्टेट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचा है जहां पर वैल्यू अप टू ₹2.5 लाख है, वहां पर कंसोलिडेशन किया जा सकता है, राइट। चीजों को आराम से समझना, जल्दी मत मचाना। रिवीजन सीरीज है, इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारे सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट्स पहले के पढ़े हुए हैं उन्हें रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद आता है अदर केसेस। अदर केसेस में लिखा है कि आपको कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है अगर आपकी वैल्यू लेस देन 200 है। कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है अगर वैल्यू लेस देन 200 है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड होता है और रिसिपिएंट को इनवॉइस की जरूरत नहीं होती, तो उस केस में अपन क्या करते हैं? अपन कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर देते हैं एट द क्लोज ऑफ ईच डे इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सच सप्लाईज। तो आपने जितनी भी सप्लाई 200 रुपए से कम
फोकस करिएगा वर्ड, 200 रुपए से कम, यहां पर इंस्टीट्यूट खेलता है, यहां पर इंस्टीट्यूट खेलता है, वो 200 रुपए दे देता है, तो आपको लगता है कि यहां पर इनवॉइस इशू नहीं होनी है। 200 रुपए तक है तो इनवॉइस इशू होगी, 200 रुपए से कम है तो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगी, आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है तो आप कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और इनवॉइस मांग रहा है तो कंसोलिडेट नहीं कर सकते, आपको इनवॉइस देना पड़ेगा। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो कंसोलिडेट नहीं कर सकते, इनवॉइस देना पड़ेगा। रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और इनवॉइस नहीं मांग रहा है तो उस केस में कंसोलिडेट तभी करना जब वैल्यू 200 रुपए से कम हो। वैल्यू अगर 200 रुपए से ज्यादा है तो उस केस में कंसोलिडेशन अलाउड नहीं है, राइट। इसके बाद एक्सेप्शन आता है, इसके बाद एक्सेप्शन आता है। एज पर प्रोविजन टू रूल 46 Section 31(3)(b) is not available to a supplier engaged in making the supply of services by way of admission to exhibition of cinematographic film in the multiplex screen। यानी कि अगर आप एक सिनेमा हॉल हो, आप पीवीआर हो, आप कोई सिनेमा हॉल चला रहे हो जहां पे मल्टीप्लेक्सेस चल रहे हैं, वहां पर आपकी जनरली जो टिकट की वैल्यू होती है वो 100 रुपए भी होती है, 150 रुपए भी होती है, 200 रुपए से कम भी होती है, और ज्यादातर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड ही होते हैं। तो मल्टीप्लेक्सेस को बोला कि दोस्त तुमको कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तुम्हें हर एक इनवॉइस को इशू करके चलना है, तुम अपनी इनवॉइसेस को कंसोलिडेट नहीं कर सकते। मल्टीप्लेक्स वालों को क्या बोल दिया, मल्टीप्लेक्स वालों को बोल दिया कि ये जो ऊपर बात लिखी थी, वैल्यू अगर 200 रुपए से कम है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और उसे इनवॉइस नहीं चाहिए तो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस दे सकते हो, ये बातें तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तुम्हें हर एक इनवॉइस इशू करके चलना है, राइट। रूल 54(4)(a) कहता है कि अगर आप एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि मल्टीप्लेक्स चला रहे हैं, शैल बी रिक्वायर्ड टू इशू द इलेक्ट्रॉनिक टिकट। इन्हें कौन सी टिकट देनी है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट देनी है, इन्हें इलेक्ट्रॉनिक टिकट देनी है। द सेड इलेक्ट्रॉनिक टिकट इज डीम्ड टू बी अ टैक्स इनवॉइस इवन इफ सच टिकट डज नॉट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द रिसिपिएंट of the service but contains the other information as mentioned under rule 46। तो अगर आप एक मल्टीप्लेक्स चला रहे हैं, तो उस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करनी है और उसी इलेक्ट्रॉनिक टिकट को टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उस टिकट में रिसिपिएंट ऑफ सर्विस का कोई नाम पता नहीं मेंशन है, बशर्ते बाकी जो इंफॉर्मेशन है रूल 46 की वो होनी चाहिए, जैसे कि वैल्यू, जीएसटी, सप्लायर का जीएसटी, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर उसके अंदर है तो ई टिकट को हम लोग क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस के इक्विवेलेंट मान लेंगे। अगला कॉन्सेप्ट आता है बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई कौन इशू करेगा, सर वो व्यक्ति जो केवल और केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई दे रहा है वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, या फिर ऐसा व्यक्ति जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, चाहे तो सेक्शन 10 में चाहे तो सेक्शन 10(2)(a) के अंदर, ये लोग टैक्स इनवॉइस कभी भी इशू नहीं करते, ये लोग क्या इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है रिसीट वाउचर का। रिसीट वाउचर क्या होता है, जब कभी भी आपको एडवांस पेमेंट मिलता है, तो आप इस एडवांस पेमेंट के लिए रिसीट वाउचर इशू करते हैं पेयर को, आप इसके लिए रिसीट वाउचर इशू करते हैं पेयर को। अब ध्यान से सुनिएगा, रिसीट वाउचर मतलब जब आपको एडवांस मिलता है तो सर्विसेज के केस में एडवांस टैक्सेबल होता है, गुड्स के केस में एडवांस टैक्सेबल नहीं होता, सर्विसेज के केस में एडवांस टैक्सेबल होता है, इसके ऊपर जीएसटी लगती है, राइट। तो अगर आपके पास एडवांस पेमेंट आई है और आप एक सर्विस प्रोवाइडर है और आपको नहीं पता कि ये सर्विस की सप्लाई इंटरस्टेट होगी कि इंट्रास्टेट होगी, इस सर्विस की सप्लाई पे जीएसटी का रेट क्या होगा आपको नहीं पता, लेकिन आपको एडवांस मिल गया है, तो ऐसे केस में बाय डिफॉल्ट रेट लग जाता है 18% का और इस सप्लाई को इंटरस्टेट मान लिया जाता है, यानी कि इसके ऊपर आईजीएसटी लेवी कर दिया जाता है। तो अगर आपको एडवांस पेमेंट मिल रही है, आपको रिसीट वाउचर इशू करना है। अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और आपको एडवांस पेमेंट मिल रही है, इस एडवांस पेमेंट पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 66/2017 वाला नोटिफिकेशन याद रखना। लेकिन अगर आप सर्विस के प्रोवाइडर हैं तो उस केस में एडवांस पे टैक्स लगता है, और अगर आपको ये नहीं पता कि ये सप्लाई विद इन द स्टेट होगी कि आउटसाइड द स्टेट होगी, आपको नहीं पता कि इस सप्लाई पे जीएसटी का रेट क्या होगा, तो सरकार ने बोला कि जब तुमको एडवांस मिले और तुम्हें रेट ना पता हो, तुम्हें उसका नेचर ना पता हो, तो रेट पे तुम 18% ले लेना और नेचर पे तुम इसको इंटर स्टेट मान लेना।
इसके बाद आता है रिफंड वाउचर। अगर आपको एडवांस पेमेंट मिला था, आपको एडवांस पेमेंट मिला था और उस एडवांस के अगेंस्ट आपने कोई भी सप्लाई नहीं किया, कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रिफंड वाउचर इशू कर देंगे। मतलब आपको एडवांस मिला और एडवांस के अगेंस्ट पे कोई सप्लाई नहीं हुई तो एडवांस वापस करना पड़ेगा, और जब आप एडवांस वापस करोगे तो आप क्या इशू करोगे, आप इशू करोगे रिफंड वाउचर। इसके बाद आता है इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर। इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। अगर आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा इनवर्ट सप्लाई का, जो आपने करी है एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से। तो अगर आपने किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं और आप कंपोजिशन स्कीम लेकर बैठे, सॉरी आप रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, आप रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है, तो आप ही को क्या करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। साथ के साथ जब आप पेमेंट करेंगे सप्लायर को तो आप उसे पेमेंट वाउचर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूं, आप सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूं, आप अनरजिस्टर्ड है और आपकी सप्लाई आरसीएम में टैक्सेबल होती है, यानी कि मुझे इस पे टैक्स पे करना है, तो मैं क्या करूंगा, इनवॉइस इशू करूंगा इस इनवर्ट सप्लाई के लिए, मैं इनवॉइस इशू करूंगा इस इनवर्ट सप्लाई के लिए। साथ के साथ जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको पेमेंट वाउचर भी दूंगा। राइट, समझ में आई यहां तक बातें आपको? चलिए बच्चों, अब बात करते हैं टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस रूल नंबर 54 की। सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। एक्ट ने इनको ऑप्शन दिया कि दोस्त अगर तुम चाहो तो तुम कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, तुम चाहो तो कोई और भी डॉक्यूमेंट इशू कर सकते हो टैक्स इनवॉइस की जगह पर। तुम्हें ये डॉक्यूमेंट जो इशू करना है वो मंथ एंड पे इशू करना है, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे इशू नहीं करना है। तुमने पूरे महीने भर में जो सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तुम उन सर्विसेज का कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, या फिर कोई भी अदर डॉक्यूमेंट आप इशू कर सकते हो पूरे महीने भर में जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी है एट द एंड ऑफ द मंथ। आप चाहो तो इस इनवॉइस को फिजिकली अवेलेबल करवाओ, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल करवाओ, चाहे ये सीरियली नंबर्ड हो चाहे ना हो, चाहे इनके अंदर एड्रेसेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हो चाहे ना हो। मतलब खुली छूट दे दी है बैंकिंग कंपनीज को कि दोस्त अगर तुम चाहो तो तुम क्या कर सकते हो, तुम पूरे मंथ की कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हो, इसे फिजिकल फॉर्म में इशू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कर सकते हो, चाहे तो ये सीरियली नंबर्ड हो चाहे तो ये सीरियली नंबर्ड ना हो, और साथ के साथ इसमें रिसिपिएंट का एड्रेस है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से जीटीए के लिए सरकार ने स्पेशल काम किया, इनसे कहा कि आपका जो जीटीए है वो टैक्स इनवॉइस चाहे तो इशू कर सकता है या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट इन ल्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है, लेकिन जो भी डॉक्यूमेंट ये इशू करेगा अपनी सर्विसेज के लिए, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कंसाइनमेंट इसने ट्रांसपोर्ट किया है उस कंसाइनमेंट का वेट होना चाहिए, कंसाइनर और कंसाइनी का नाम होना चाहिए, जिस कन्वेंस में उन गुड्स को लेकर जाया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, कौन से गुड्स ट्रांसपोर्ट करे गए हैं उनकी डिटेल होनी चाहिए, गुड्स का ओरिजिन और डेस्टिनेशन प्लेस क्या है ये आपको बताना पड़ेगा, और जो जीएसटी नंबर है कंसाइनर का कंसाइनी का ये आपको मेंशन करना पड़ेगा उस पर्सन का जो भी बंदा फ्रेट पे कर रहा है। तो अगर कंसाइनर फ्रेट पे कर रहा है तो कंसाइनर का जीएसटी होगा, कंसाइनी फ्रेट पे कर रहा है तो कंसाइनी का जीएसटी होगा, और साथ के साथ जीटीए का भी जीएसटी होगा। अगर आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यहां पर सरकार बोलती है जहां पर सप्लायर टैक्सेबल सर्विसेज दे रहा है, जहां पर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी जाती है, तो वो टैक्स इनवॉइस का मतलब टिकट भी हो सकता है इन एनी फॉर्म by whatever name called, whether or not serial numbered and whether or not containing the address of the recipient of the सर्विस। तो जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं वो टैक्स इनवॉइस की जगह पे टिकट को इशू कर सकते हैं, उस टिकट में सीरियली नंबर्ड है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसिपिएंट का नाम है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 32। सेक्शन नंबर 32 प्रोहिबिशन लगाता है अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ टैक्स पे कि सर जी अगर आप अनरजिस्टर्ड है तो आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आप रजिस्टर्ड है तो उसी रेट से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं जिस रेट को गवर्नमेंट ने लेवी किया है। अगर गवर्नमेंट ने 18% का टैक्स लगाया है तो आप 18% टैक्स ही
रिकवर कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा का टैक्स का पैसा रिकवर नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 33, अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट। आपका जो टैक्स इनवॉइस है या फिर जो आपका अदर डॉक्यूमेंट है उसमें टैक्स का पैसा सेपरेटली इंडिकेट होना जरूरी है। मतलब कि जब आप इनवॉइस देंगे तो इनवॉइस में गुड्स की वैल्यू, सर्विसेज की वैल्यू आप अलग से लिखेंगे और आप जीएसटी का पैसा अलग से लिखेंगे। मतलब वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इंडिकेट नहीं करेंगे, जीएसटी शुड बी सेपरेटली इंडिकेटेड ऑन द इनवॉइस। चलिए बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट आता है सेक्शन नंबर 34 के अंदर, क्रेडिट एंड डेबिट नोट। देखिए, क्रेडिट और डेबिट नोट का बेसिकली काम क्या है? क्रेडिट और डेबिट नोट का बेसिकली काम है, ये हमारी जो इनवॉइसेस इशू है उनको अमेंड करने का काम करती है। हमारी जो इनवॉइसेस इशू है उन्हें अमेंड करने का काम करती है। जरा समझिएगा मेरी बात को। लेट्स से मैंने आपको गुड्स सप्लाई करे, 10,000 केजी के, 10,000 केजी के, जिनकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी और इस पे जीएसटी 18,000 रुपए का था। तो मैंने आपको 1,18,000 रुपए की इनवॉइस दी है जिसमें 18,000 रुपए जीएसटी है और 10,000 केजी की मैंने सप्लाई करी है। आपने मुझे 2,000 केजी रिटर्न कर दिया, आपने मुझे 2,000 केजी रिटर्न कर दिया, रीजन कुछ भी हो सकता है। 2,000 केजी आपने मुझे रिटर्न कर दिया, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में मैं आपको क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा, मैं आपको 20,000 रुपए का क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा जिसपे जीएसटी 3,600 रुपीज का होगा। इस क्रेडिट नोट ने क्या किया? इस क्रेडिट नोट ने सप्लाई को ऑल्टर कर दिया, अमेंड कर दिया। अगर हमने 10,000 केजी की सप्लाई करी थी और आपने हमें 2,000 केजी वापस कर दिया तो टेक्निकली सप्लाई 8,000 केजी की हुई थी, लेकिन आपको इनवॉइस पूरे के पूरे 10,000 केजी की गई हुई है। तो ये क्रेडिट नोट क्या करेगा? इस वाली इनवॉइस को ऑल्टर करेगा। ये वाली इनवॉइस रिसिपिएंट के लिए आईटीसी लेकर आई है 18,000 रुपए की और सप्लायर के लिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेकर आई है 18,000 रुपए की। और ये क्रेडिट नोट क्या करेगा बेटा? ये क्रेडिट नोट रिसिपिएंट का आईटीसी रिड्यूस कर देगा 3,600 से, वहीं पे सप्लायर का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर देगा 3,600 से। तो जब कभी भी आपने सप्लाई कम करी हो और इनवॉइस ज्यादा की दे दी हो, जब कभी भी आपने सप्लाई कम वैल्यू की करी हो और इनवॉइस आपने ज्यादा वैल्यू की दे दी हो, तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है? क्रेडिट नोट दिया जाता है। इस क्रेडिट नोट के पास दो पावर है, एक ये रिसिपिएंट का आईटीसी कम कर देती है, दूसरा ये सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर देती है। तो दिस इज द लीगल वे ऑफ अमेंडिंग द इनवॉइस, दिस इज द लीगल वे ऑफ अपडेटिंग द इनवॉइस। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको सप्लाई ज्यादा की करी हो, मैंने आपको सप्लाई 12,000 केजी की करी हो, लेकिन मैंने इनवॉइस आपको गलती से कम वैल्यू का दे दिया हो, मैंने इनवॉइस गलती से आपको 10,000 केजी का दे दिया, जबकि मैंने सप्लाई आपको कितने की करी है? 12,000 केजी की करी है। तो अगर आपने सप्लाई ज्यादा की करी है और आपने इनवॉइस कम का इशू किया है, तो ऐसे केस में आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ऐसे केस में आप डेबिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। जब सप्लाई ज्यादा की है और इनवॉइस कम वैल्यू की है, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, एरनियस रीजन हो सकता है। एरनियस रीजन क्या हो सकता है? गलती हो गई, 12,000 केजी का माल सप्लाई किया था लेकिन इनवॉइस गलती से 10,000 केजी का बनाया। ऐसा हो सकता है कि जो वैल्यू यहां पर डिक्लेयर करी हो वो कम की हो, मतलब मैंने माल तुमको 12,000 केजी ही दिया, लेकिन बाय मिस्टेक जो प्राइस चार्ज करना था वो मैंने कम चार्ज कर लिया। ठीक है, देयर कुड बी एनी रीजन। बस ध्यान क्या समझना है कि सप्लाई अगर ज्यादा की है और इनवॉइस अगर कम की दी है, तो इस केस में डेबिट नोट इशू करेंगे। डेबिट नोट क्या करेगा? डेबिट नोट रिसिपिएंट का आईटीसी इंक्रीज करेगा और सप्लायर की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज करेगा। जबकि क्रेडिट नोट उल्टा काम करता है। क्रेडिट नोट कब आता है? जब सप्लाई कम की होती है और इनवॉइस ज्यादा की होती है, तब क्रेडिट नोट रोल प्ले करता है। क्रेडिट नोट आईटीसी कम करता है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करता है, जबकि आपका डेबिट नोट आईटीसी भी इंक्रीज करता है और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है।
राइट इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे पता है इतनी कोई खास उसमें बात है नहीं। कहो तो मैं एक बार रीड भी करा दो सर। सर, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेड और कॉमर्स, after the invoice has been issued, there can be situation like supplier has erroneously declared a value which is more than the actual value of goods or service provided। मतलब कि invoice value supply की value से ज्यादा है। Supplier has erroneously declared the higher tax rate than what is applicable for the kind of the goods or services or both supplied। रेट लगना चाहिए था 18%, लेकिन गलती से मैंने 28% चार्ज कर लिया। क्वांटिटी रिसीव बाय द रिसिपिएंट इज लेस देन व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस में लिखा था 10,000 केजी सप्लाई होगा, लेकिन एक्चुअली में 8,000 केजी ही सप्लाई हुआ। The quality of the goods or service both supplied is not to the satisfaction of the recipient and thereby necessitating a partial or total reimbursement on the invoice value। राइट तो मतलब रिटर्न आ गया, सेल्स रिटर्न हो गई, या फिर एनी अदर सिमिलर रीजन। तो क्रेडिट नोट जो है वो एक कन्वीनियंट और लीगल मेथड है जिससे कि आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसों ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस में अमेंड कर सकते हो। आप इनवॉइस में जाके काटा छाटी नहीं करोगे, आप इनवॉइस को दोबारा से इशू नहीं करोगे, आप उसकी जगह पर क्या दे दोगे, क्रेडिट नोट दे दोगे। The issuance of the credit note easily allows the supplier to decrease his tax liability in his return without requiring him to undertake any tedious process of refunds, right? तो वो सीधे से अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कम कर लेता है। बिल्कुल इसका अपोजिट डेबिट नोट का काम होता है। जब कभी भी हमें रिसिपिएंट से ज्यादा पैसा रिकवर करना होता है तो हम उसे डेबिट नोट देते हैं, और जब कभी भी हमें रिसिपिएंट से कम पैसा रिकवर करना होता है उसे हम क्रेडिट नोट इश्यू करके चलते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। क्लियर? तो इसी के साथ हम लोग ने टैक्स इनवॉइस पूरा रिवाइज कर लिया है। ई इनवॉइसिंग आप लोग का रहता है, ई इनवॉइसिंग को मैं अलग से एक वीडियो के थ्रू कवर करूंगा। टिल देन अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।